हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में देखते हैं कि टोटल कंसेप्ट हमें कितने पढ़ने हैं। टोटल कंसेप्ट है आपके 7 जो हम क्लास वाइज क्लास कवर करेंगे। ठीक, तो छोटा सा आपका ये चैप्टर है। देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से कंसेप्ट अपने कवर करने हैं। पहला कंसेप्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक जनरल मीनिंग समझेंगे रिलेशन का और फंक्शन का एक मीनिंग क्या होता है। ठीक, उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फिर कंसेप्ट हम थर्ड पढ़ेंगे रिलेशंस। और इन तीन कंसेप्ट के बेसिस पे आपकी क्या होगी, 2 एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। आज की क्लास में हम अपने ये 3 कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक, और आने वाली क्लासेस में हम अपनी ये 2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो आज का पहला अपना कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले बच्चों इस रिलेशन और फंक्शन वर्ड का हम मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि मुझे रिलेशन का मीनिंग बताओ, जो आपको समझ में आता है वो आप मीनिंग बताओ, तो आप क्या बताओगे? सर रिलेशन का मीनिंग होता है, अगर इसका हिंदी अनुवाद करके बताएं आपको तो इसका मीनिंग होगा संबंध। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या एक संबंध, एक रिलेशन हुआ। अर्थ का मून के साथ एक रिलेशन हुआ, ठीक है ना। सन का क्या होगा, मून के साथ भी कोई एक रिलेशन है। और हम अपनी सोशल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रदर सिस्टर, ये भी क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। ठीक, फादर और सन, ये भी क्या है, एक रिलेशन है। यहाँ पे दीपिका और रणवीर हस्बैंड वाइफ, ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो जैसे हम अपनी सोशल लाइफ में रिलेशंस देखते हैं, वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। अब ये रिलेशंस हो सकता है टू वेरिएबल्स के बीच में हो रिलेशंस, ठीक है ना, 2 लाइनों के बीच में रिलेशन हो सकता है, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में ये रिलेशंस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि ये 2 लाइन है, ठीक, ये मान लो L1 है और ये L2 है, ये 2 लाइन है। मैं कहूँ ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन का, ठीक है, आपस में पैरेलल होना एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन को। ठीक, अब ये एक लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट आपके लाई कर रहे हैं, मान लो A, B एंड C। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे कोलिनियर है। एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ, मैथमेटिकल रिलेशन हुआ। और यहाँ पे क्या है, m इज लेस देन n, ये भी क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। तो क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी हमारे रिलेशंस होते हैं, और इस चैप्टर में हमें देखना है कि उन रिलेशन को किस तरीके से हमें स्टडी करना है। अब बात आती है सेकेंड टर्म की, दैट इज फंक्शन। अभी फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अब मान लो दीपिका पादुकोण, ठीक है ना, और क्या है, रणवीर, ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक, मान लो कि पहले इनके बीच में कोई रिलेशन था। ठीक, ये हस्बैंड वाइफ नहीं थे, फ्रेंड थे, दोस्त थे, इनके बीच में एक रिलेशन था। इन्होंने एक कंडीशन सेटिस्फाई करी, कौन सी, मैरिज की। ठीक है, इन्होंने मैरिज करी और इनका नाम, इन कपल को हमने क्या बोल दिया, हस्बैंड वाइफ बोल दिया। ठीक, तो हस्बैंड वाइफ भी क्या है, एक रिलेशन है। बट क्या हुआ, इन्होंने एक कंडीशन सेटिस्फाई करी मैरिज की, तो हमने क्या बोल दिया, इस रिलेशन को एक अलग नाम दे दिया, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ। और वैसे ही फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी कुछ अलग नहीं है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। जैसे हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन है, वैसे ही क्या है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर मान लो एक रिलेशन है, कुछ वो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, अब वो कंडीशंस क्या हैं बाद में पढ़ेंगे। फंक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैरिज की कंडीशंस जो होती हैं, भैया 7 फेरे लेने हैं, ठीक ना, तो फंक्शन होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे वो रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं कि भाई वो फंक्शन है। अब वो कंडीशंस क्या है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि भाई फंक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं। एक रिलेशन को हम फंक्शन का नाम कब दे सकते हैं, ठीक है, वो फंक्शन जब मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक, तो ये दोनों टर्म तो हमें समझ में आ गई भाई कि जो रिलेशन है एक ब्रॉडर टर्म हुआ, और फंक्शन क्या है, एक रिलेशन का ही एक पार्ट हुआ। क्लियर। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन, ये समझने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, उससे पहले आप एक बार ये नोट कर लो, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई रिलेशन और फंक्शन का मीनिंग क्या है। ठीक, कर लिया नोट। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, अब हमें समझना है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, अगर हमको अच्छे से रिलेशन और फंक्शन को समझना है तो।
इसको आप भूल जाओ, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल का आपको मुझे करना है सॉल्यूशन बताना है क्या होगा, फिर यहाँ से हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल में कह रहा है फॉर्मुलेट ऑल पॉसिबल व्हीकल नंबर्स फॉर ईच स्टेट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन डिटेल्स। हमें नीचे डिटेल दी गई, कह रहा है इससे ऑल पॉसिबल व्हीकल नंबर्स आपको बना के दिखाने कितने बन सकते हैं। स्टेट कोड दिया हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 4 डिजिट हमें कोड दे रखे हैं, ठीक भाई। यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेट कोड। स्टेट कोड क्या है, DLHRPB, DLHR और यहाँ पे PB। 4 डिजिट कोड हमें दे रखा है 0153 0153 0276 0276, उसके बाद 0678 0678। अब ये कह रहा है इससे मैक्सिमम क्या करो, ऑल पॉसिबल व्हीकल नंबर्स बना के बताओ क्या होता है, ठीक। आपने कभी नंबर प्लेट देखी होगी तो क्या होता है, दिल्ली का नंबर DL से स्टार्ट हो रहा होगा, हरियाणा का HR से, ठीक है, पंजाब का PB से, उसके बाद आगे उसका कोड लिखा होता है। तो इसके हम बना के देखें तो कितना बनेगा भाई। अगर मान लो आपको व्हीकल नंबर बनना है, एक तो ये बन गया DL0153, ठीक। DL पहले दिल्ली वालों का बनाते हैं, DL0276 DL0678, ठीक है ना। अब दिल्ली वालों के लिए 3 व्हीकल नंबर तो हमने ये बना दिए, ठीक। अब बात करते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा के लिए बनाओ HR0153 HR0276 HR0678, 3 इसके हो गए, ठीक। एक और बनाते हैं। अब यहां आ जाओ, क्या होगा, ये रहेगा PB0153, एक यहां और एक यहाँ। अब मैं आपसे बोलूं कि टोटल मतलब व्हीकल नंबर हमने कितने बनाए, इससे इन कॉम्बिनेशन से कितने बनाए, 9 बन गए। 3 दिल्ली के लिए, 3 हरियाणा के लिए, 3 पंजाब के लिए, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूं कि ये क्या है, हमारा कोई सेट A है, ठीक। ये क्या नाम दिया मैंने, A का नाम दिया इसको, यहाँ मैं नाम दिया इसको B का। अब मुझे बताना, मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि अगर मैं इनके पेयर बना लूं कि भैया सेट A के एलिमेंट से और सेट B के एलिमेंट से कौन कौन से व्हीकल नंबर बने हैं, उसका अगर मैं पेयर बना लूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसके पेयर बनाऊं तो क्या बनेंगे, क्या बनेगा भाई, DL, ठीक। DL से पहला क्या बनाया मैंने, 0153, ठीक। उसके बाद क्या बना, DL 0276, ठीक, 0276। उसके बाद DL क्या बना, 0678। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, पेयर बना लिए। देखो इनको आपस में मिला दो, DL0153 व्हीकल नंबर बन गया हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इनके पेयर बना लिए। अब ऐसे ही कर लो। अब क्या आ गया भैया, हरियाणा HR 0153, ठीक। HR 0276 HR 0678। अब यहाँ पे आ जाओ, PB 0153 0276 0678, ठीक। तो क्या हुआ, मैंने इन सबके पेयर बना लिए, क्लियर, ठीक। इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं A क्रॉस B। अभी आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। मैंने क्या किया, ये पेयर बना लिए, इन सबको अगर आप जोड़ लो तो क्या होगा, व्हीकल नंबर बन गए, और कितने बन गए टोटल अगर आप काउंट कर लो तो 9, ठीक, क्लियर। तो जो मैंने ये A क्रॉस B क्यों लिखा, इस A क्रॉस B को ही इन्होंने क्या नाम दिया, इस A क्रॉस B को इन्होंने नाम दिया कि भाई ये क्या है, इसी को नाम दिया इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपको समझाते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। और ध्यान रखना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं क्रॉस। या तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, या तो फिर इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस बोलेंगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, A मल्टीप्लाई B बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ये आपके पेयर बने, ठीक, जो ये मैंने आपके पेयर बनाए, ठीक, इन सभी पेयर को बोला गया इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर। क्यों बोला गया वो भी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर बोला गया, ठीक है। अब वाई क्यों ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया,
इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, रीजन क्या है इसको इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलने का। ए क्रॉस बी, इसमें क्या किया हमने, ए पहले लिया, क्रॉस लगाया, बी बाद में लिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन जितने भी जो पेयर्स हैं इनमें जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, पहला एलिमेंट वो आ रहा है ए का, ठीक है ना। इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मैं बात करूं ए, ठीक है, पहले आया, तो इन पेयर्स में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, ठीक है ना। तो इट मींस ये जो पेयर्स हैं हमारे क्या है, एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसमें सभी के सभी जो पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट किसका होगा, वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे सेट बी से बिलोंग करेगा। इसलिए हमने इन पेयर्स को बोला कि भाई ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, क्या लिखें इसको, कि इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया, ऑर्डर्ड बिकॉज ठीक है ना, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर belongs to set A and second element क्या है, belongs to set B, क्या है, belongs to set B, ठीक हो। तो क्या है, ये एक सिस्टमैटिक वे में लिखे गए हैं, इनको नाम दिया ए क्रॉस बी का, ठीक, क्लियर। इसको नोट करो फिर आगे समझते हैं। कर लिया नोट, चलें आगे, चलो भाई चलो। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, आपको बताना है कि हमने अभी पढ़ा ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी, क्या ये इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, ये आपको बताओ भैया, इक्वल होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे देखते हैं कि भाई अगर मैं निकालूं बी क्रॉस ए, मेरा क्या आएगा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, अब जो मेरे पेयर आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उनका पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है ना। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे क्या, 0 1 5 3 DL, उसके बाद क्या था 0 2 7 6 DL, ठीक है। इसका 0 6 7 8 DL। वैसे आप एक काम करो, हरियाणा वालों के लिए भी भैया यहाँ पे पेयर बना दो और पंजाब के लिए बना दो, ठीक है। ये मेरे पेयर बन गए। अब आप बताओ कि जब मैंने पेयर बनाया तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला, इनको आपस में जोड़ दो, ठीक है सर, जोड़ देते हैं। क्या किया, इसको हम मैंने आपस में जोड़ा तो क्या मिला मुझे, 0 1 5 3 DL, ये मिला। तो व्हीकल नंबर ठीक है ये। ऐसा कौन सा व्हीकल नंबर है जिसके अंदर स्टेट कोड का सबसे लास्ट में आता है, DL लास्ट में आ रहा है, गलत, ऐसा नहीं है। स्टेट कोड क्या होता है, सबसे पहले आता है। इट मींस जो मेरे पास ये रिजल्ट आया क्या हुआ, इनकरेक्ट आया। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, इसको मैं से लिख सकता हूं कि जो ये आया ये क्या है मेरे पास, इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट पैटर्न ऑफ व्हीकल नंबर, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इट मींस A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों से हमें सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्लियर हुआ। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भैया A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। नोट करो इसे, समझ आ गया आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर। अभी तक जो हमने क्या किया, हमने एक लॉजिक से चीज को समझा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होगा, बट मैथमेटिकली आपने अभी भी इस चीज को क्राइम किया।
मैथमेटिकली अभी भी हमने नहीं समझा कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। ये तो एक सिर्फ एक लॉजिक से एग्जांपल उठाया, हमने देख लिया भैया बराबर नहीं आ रहा, बट मैथमेटिकली भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो एक बार मैथमेटिकली देखते हैं। ये क्या है, हमारा ग्राफ है। पहले बात करते हैं इस ग्राफ की। जो ये ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। रेने डेकार्ट हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक। उनको दूसरे नाम से बोला जाता था कार्टेशियस। आप कभी गूगल पे ये करना, सिर्फ ये लिख देना CARTESIUS, गूगल पे ये सर्च कर लेना। ये सर्च करते हैं आपको नाम मिल जाएगा नीचे रेने डेकार्ट का, ठीक है ना, जिन्होंने ये ग्राफ सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इन्वेंट किया 17th सेंचुरी में, और उनके नाम से ये नाम पड़ा था कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और इस नाम से ही ये जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी बेसिकली इस कार्टेशियन प्लेन पर ही होती है। तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, इस कार्टेशियन प्लेन से पड़ा। अगर आप कार्टेशियन का डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे रेने डेकार्ट ही मिलेगा। क्लियर। तो इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों होता है ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसकी स्टडी इस पे करते हैं। अब एक बार देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें इसको देखना है, ठीक। मैं कुछ एक काम करता हूं, यहां पे वैल्यूज कुछ प्लॉट करता हूं। ये 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। यहां पे मैंने एक कोऑर्डिनेट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि भैया ये y एक्सिस होती है, ठीक, और ये x एक्सिस होती है। जब भी हम ग्राफ पे क्या होता है कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं तो पहले वैल्यू किसकी आती है, x की आती है, उसके बाद y की आती है। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ अपना, ये लिया मैंने एक, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लिया, 2 पे लिया और 4 पे लिया, तो पहले क्या होगा 2 की आ जाएगी वैल्यू, ठीक, 2 आ गए यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, वैसे यहाँ पे भी ले लेते हैं एक, ये मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक, तो पहले 4 आ जाएगा, ठीक है सर 4 आ जाएगा। यहाँ 2 आ रहा है y की, ठीक है 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये 2 कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए। अब एक काम करो, इस पॉइंट से ना एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट से क्या है एक लाइन ड्रॉ करी, और इस वाले पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस वाले पॉइंट से भी क्या हुआ एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट इस तरीके से ये लाइन आ गई, ये लाइन मान लो L1 है, ये लाइन है हमारे पास L2। अब आपको ही बताना है कि जो ये L1 लाइन पे एक ये पॉइंट लाई कर रहा है और एक L2 लाइन पे ये एक क्या है पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं। क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैं बोल सकता हूं 2 और 4 और 4 2 इक्वल हैं, मैं बोल रहा हूं इक्वल हैं। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, कहां से इक्वल हो जाएंगे दोनों? ये भैया इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? है ही नहीं, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इक्वल हम कैसे बोले इनको? ठीक है भैया ऐसी है, इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बच्चों आप, तो मैंने तो गलत बताया आपको कि इक्वल होगा। ठीक, एक बार देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको मैं मान लूं 2 को मान लूं कि भैया कोई सेट ए है, ठीक है ना, सेट ए है, ये 2 है, ठीक क्या है, और सेट बी है वो क्या है 4 है, ठीक। ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, जो हमने अभी समझा था ए क्रॉस बी का हमने समझा कि पहले किसका आएगा, ए का एलिमेंट आएगा, ठीक है जी, फिर इसका आएगा, क्लियर, और बी क्रॉस ए पहले बी के एलिमेंट आएंगे, बी क्या है 4 है, ठीक, उसके बाद ए का एलिमेंट आ गया, क्लियर। हमने क्या समझा था अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हमने ये समझा था कि ए क्रॉस बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, यही समझा। अब आप ये भी देख लो 2 4, ठीक है, और 4 2, ये क्या हुआ, हमने मैथमेटिकली भी समझा कि ये दोनों क्या है, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब 2 4 नॉट इक्वल टू 4 2, ये तो आप ही ने बताया, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, आप ही ने बताया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यही हमने क्या किया, यही तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, यही चीज है, 2 और 4 और 4 2 जो आप पढ़ रहे हो ऑर्डर्ड पेयर, वो यही ऑर्डर्ड पेयर हैं, कोई अलग चीज नहीं है। क्लियर हुआ? इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। इसको नोट करो, ये इक्वल क्यों नहीं है, तो इसका लॉजिक भी हमारे पास ये आ गया, करो नोट।
कर लिया नोट, चले आगे, चलो भाई चलो। अब यहां पे है डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब तो ये आप ही बता सकते हो कि भैया डेफिनेशन क्या है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल पॉसिबल, क्या होगा? ऑल पॉसिबल ordered pair, क्या होगा? ordered pairs, all possible ordered pairs of set A and set B is called Cartesian product। क्या होगा? Cartesian product of set A and set B। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी मैंने क्या किया, डेफिनेशन लिख दी। ऑल पॉसिबल, इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऑल पॉसिबल की बात की गई यहाँ पे। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अभी जो आपको रिलेशन में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस ऑल पॉसिबल का कितना रेलिवेंस है, ठीक। अब ये एक रिमार्क से छोटा सा ये कह रहा है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उनके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। समझ में नहीं आया? चलो देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि जैसे मैं एक पेयर ले लेता हूं x प्लस 2, यहां पे ले लिया मैंने y प्लस 1, ठीक है ना। ये क्या, मेरा ये एक पेयर आ गया, इसको मैंने इक्वल टू में रखा, यहाँ पे यहाँ रखा मैंने 3, यहाँ रखा मैंने 4। मैंने बोल दिया कि ये जो दोनों पेयर हैं ये क्या है, इक्वल है। इट मीन्स इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे x प्लस 2 3 के इक्वल होगा और y प्लस 1 क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर ये इक्वल होंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 3 हुआ, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो इसे। कर लिया नोट? चलो अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 9 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास नहीं है इन प्रॉपर्टीज में, सिंपल सी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ सेट ए और सेट बी, सेट ए या सेट बी में से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट होता है तो जो ए क्रॉस बी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। समझ में नहीं आया? ठीक है जी, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ठीक। ये कह रहा है कि भाई अगर मैं कोई सेट ए ले लूं, मान लो सेट ए है, ठीक। इसके मैंने क्या एलिमेंट ले लिए 1 और 2, ठीक। और ये क्या है, बी है। बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम क्या करते हैं, 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब एक काम करो, आप मुझे इसका ना ए क्रॉस बी निकाल के बताओ किस तरीके से। ए क्रॉस बी अगर आप बताते हो तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ए के एलिमेंट पहले आएंगे, ठीक है भाई 1 आ रहा है 1 ले लो। अब बी का एलिमेंट बताओ क्या है, बी का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन पढ़ाई, इसके अंदर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो यहां तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि सेट बी जो है वो क्या है, वो तो एम्प्टी है, उसमें तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे, पेयरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए एक एलिमेंट इसका चाहिए और एक एलिमेंट सेट बी का चाहिए। सेट बी में तो कोई एलिमेंट लाई करता ही नहीं। जब पेयर्स ही नहीं बनेंगे हमारे पास तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास पेयर ही नहीं बने तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ, हमारे पास कोई भी हमें पेयर नहीं मिला। इट मीन्स हमें क्या मिला, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं तो ए क्रॉस बी से हमें एक नया सेट मिलता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो हमें एक ऐसा सेट मिला जिसमें ऑर्डर्ड पेयर कोई बने ही नहीं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये थी। सेकंड हम पढ़ चुके हैं भैया, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमने कवर कर लिया। अब थर्ड में आ जाओ।
ये कह रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो सकता है अगर हमारा ए इक्वल टू बी है, तो अगर सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हैं तो क्या हो सकता है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। बिल्कुल कुछ हमारे इंटेलिजेंट बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल होगी ही, जब दोनों बराबर ही हैं तो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, सेम ही तो है। तो आपको ही बताना है मुझे कि मान लो कि मेरे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और सेट ये बी है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं या फिर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं तो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। कोई इसमें मतलब समझने वाली कुछ खास इसमें बात नहीं है कि भैया समझ में नहीं आ रहा। बट एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे मैं ये चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको इस तरीके से लिखा 2 और 1, क्या ये अभी भी इक्वल होगा? अब आप बताओ क्या ये अभी भी इक्वल होगा? अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ और बी क्रॉस ए निकालूँ तब भी क्या बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ए इक्वल टू बी के बराबर होना चाहिए। सेट की डेफिनेशन में मैंने आपको सेट जब पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था कि क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, इमैटेरियल होता है। अगर ये 1 और 2 है और ये 2 और 1 है, ठीक है ना, हमने क्या किया, एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो सेट उससे एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। ए और बी तो बराबर हो गए, तो क्या इस केस में भी ये इक्वल होगा? चलो भाई चेक करते हैं, एक बार हम चेक करें, ठीक है जी, चलो चेक करते हैं। हम निकालते हैं पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए के पहले एलिमेंट आएंगे, पेयरिंग करेंगे तो ठीक है जी। ए के एलिमेंट लिख लो 1 2, ठीक है, 1 2, उसके बाद 1 1, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, 2 2, उसके बाद 2 और 1। हमने क्या किया यहाँ पे, पेयर बना लिए ए क्रॉस बी के, ठीक। अब एक काम करते हैं, बी क्रॉस ए के निकालो, तो बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे 2 और 1, ठीक, 2 और 1, 2 और 2, ठीक है जी, 2 और 2। इसके बाद जो भाई 1 और 1, ठीक, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 2, क्लियर। अब मुझे आप बताओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अब चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, ये ए क्रॉस बी, अब मैं इस एज ए सेट अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी क्या होता है, एक नया हमारे पास सेट आ गया। अगर मैं सेट की बात करूं तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हुआ, एक ये एलिमेंट हुआ, बिल्कुल, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, मतलब 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। अब देखो 1 और 2 यहाँ पे है, ठीक है जी, यहाँ पे है कहीं 1 और 2 यहाँ पे भी है, 1 और 1 है, हाँ भाई यहाँ है 1 1, यहाँ पे भी 1 और 1 है, ठीक है। 2 2 यहाँ पे है, हाँ भाई 2 2 यहाँ है, और यहाँ पे भी 2 2 है, 2 और 1 है, 2 और 1 है, ठीक। कहने का मतलब ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेम एलिमेंट्स क्या हैं, वो बी क्रॉस ए में भी हैं। इट मीन्स ये ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। अब आपको समझना है, दोनों में फर्क समझना है। हमने क्या समझा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो उसके पेयर बन रहे होते हैं, ये पेयर है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक पेयर हुआ, इनके बीच जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हमारे लिए मैटर करता है, ये हमने समझा भी, ठीक है ना। इन सब के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे लिए मैटर करता है। बट जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी एज ए सेट की, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पेयर्स क्या हैं, ये सारे के सारे पेयर्स इसके लिए क्या हुए, एलिमेंट हुए। और ये एलिमेंट किस ऑर्डर में है, ये एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखा जाए, इससे ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है, सेट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं एक पेयर के ऑर्डर की, पेयर में जो एलिमेंट्स है उसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो होल जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट माना जाता है। सेट की जब हम बात कर रहे हैं तो एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे क्या होगा, ए क्रॉस बी चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे इस केस में है, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स थे 2 1 2 1 मैच कर गया,
यहाँ पे मैच कर रहा था, हाँ भाई सारा मैच कर रहा था हमारे यहाँ पे, तो क्या होगा, दोनों के दोनों इस केस में हम बोल सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है, अच्छे से इसको नोट करो कि सेट का जब हम बात करते हैं तो उसके एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इमैटेरियल हैं, बट जब बात होती है एक पेयर की, एक ऑर्डर्ड पेयर की, उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे गए हैं वो हमारे लिए मैटर करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको समझना है, ठीक, नोट कर लिया, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं एक बार। फोर्थ में कह रहा है कि ये कवर हो गया, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, कह रहा है अगर ए और बी दोनों फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट क्या थे, क्या समझाया था, वो जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम n नंबर्स, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को, तो कह रहा है अगर a क्रॉस b निकालते हैं तो कितने आपके उससे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो कह रहा है भैया a में जो एलिमेंट्स हैं, जो b में एलिमेंट्स हैं, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपके कितने पेयर बनेंगे वो आ जाएंगे। समझ में नहीं आया, एक बार चेक करते हैं। चलो ये भी देखते हैं। अब मान के चलो फोर्थ केस आ रहा है। अब मैंने इस केस में आपको बोला कि सेट ए है, मान लो सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 और है मेरे पास एक सेट बी, ठीक, इसके एलिमेंट है मेरे पास 3 और 4, ठीक। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए और बी का तो क्या आएगा, ए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी यहाँ पे, ठीक, 1 2 3 4, कितना आया, ये बना सकते हैं रिलेशन। वन मैक्सिमम पॉसिबल क्या करने हैं, हमें पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन सकते हैं, कितने बन गए, इससे 4 बन गए, 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, क्या हो गया, हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। और इसमें क्या बोल रहे थे, इसमें ये कह रहा था कि n a क्रॉस b इक्वल टू ये आएगा, ये चेक करते हैं, ठीक। अब देखो एक बार बताओ मुझे, a क्रॉस b कितने पेयर्स बने मेरे, 4 पेयर बने ना, 4 पेयर्स बने, 1 3, ठीक है, और उसके बाद 1 4 1 4 2 3, ठीक, और यहां पे आ गया 2 4। अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर्स की, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n बता रहा है कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, कितने पेयर्स हैं, ये कितने हैं, 4 आए। और ये कह रहा है 4 किसके बराबर होगा, ये कह रहा है भाई n a के जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं लगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि वो क्रॉस है कि वो मल्टीप्लाई है, डॉट एन बी, ठीक। यहां पे चेक कर लेते हैं एक बार, कितना आया, ए में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, ठीक भाई, और इसमें कितने, बी में कितने, 2 एलिमेंट है, क्या आ गया, 4 आ गया। यही वो बता रहा था, नोट करो इसे आप। क्लियर हुआ, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हुआ। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट बात हो रही है यहां पे, ए और बी, इफ ए और बी इज एन इनफिनाइट सेट, अगर इन दोनों में से कोई भी क्या होगा, इनफिनाइट हो गया, ए और बी इनफिनाइट सेट क्या पढ़ा था हमने, एक वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक। तो कह रहा है ए क्रॉस बी भी निकलेगा, वो भी क्या होगा, इनफिनाइट निकलेगा। समझ में नहीं आया, चलो ठीक है भाई, ये समझते हैं दोबारा से एक बार, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। अब यहां आ जाओ। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई सेट ए है, सेट ए मान लेता हूं, ये सेट है ऑड नंबर्स का, पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 और यहां पे मेरे पास आ गया 5, ठीक। और सेट बी क्या है, ये सेट बी आ गया, इसके अंदर आ रहे हैं इवन नंबर्स, लिखता हूं अगर मैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। अब एक बार बताओ कि इसके पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स कितने, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स आप कैसे बना सकते हो इसके। ए यहां पे आ गया बी, ठीक, यहां पे मैं लिख ले भाई 1 3 5, 1 3 and 5, ठीक। और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, 10 एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा। तो जब आप पेयर बनाओगे, इसका इससे बनाओगे, इसका इससे बनाओगे, इसका फिर इससे होगा, ये हो गया,
ये हो गया, ये पेयर्स क्या होंगे, ये पेयर्स इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इसका बनाओगे, ठीक, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स तो भैया इंफिनिटी तक ही जाएंगे। कहां तक, जहां तक जाएंगे वहां तक इनके पेयर बनते चले जाएंगे। तो क्या होगा मेरे पास इस केस में, जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, वो भी क्या आएगा, इंफिनाइट। क्लियर हुआ, वो भी क्या आएगा, इंफिनाइट आएगा। ठीक, नोट करो जल्दी से। ठीक है भाई, चलो हमारा ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद बोलता है कि भाई अगर ए क्रॉस ए होगा, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है ना, इसमें कुछ खास है नहीं। उसके बाद ये आपकी जो तीन प्रॉपर्टीज है, लास्ट की तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना उसके अंदर हम ये कवर करेंगे, बट आप ये एक बार में सारा नोट जरूर कर लेना। ये तीन प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन करते टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, भाई ए क्रॉस बी, ठीक है ना, उसके बाद क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए, जैसे हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएंगे। नोट करो, चले आगे अब। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। एक आपको इस टर्म का मैंने मीनिंग तो क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। तो जब भी रिलेशन की बात आए तो आपके माइंड में ना दो चीजें हमेशा आनी चाहिए। दो चीजें कौन सी, कि पहली बात किन दो सेट के रिलेशन की बात हो रही है, किन दो सेट के रिलेशन की बात हो रही है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि किससे किसके रिलेशन की बात हो रही है, समझ में नहीं आएगा। ठीक, अभी एक बार देखते हैं। अभी जब मैंने आपको समझाया कि ए क्रॉस बी, क्या समझाया, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने समझा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या था कि ए के एलिमेंट पहले आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उसके बाद आएंगे बी के एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हमने पढ़ा था, इसको बोल सकते हैं ए, इसको मैं रीड करूं दूसरे तरीके तो इसको बोल सकते हैं ए टू बी, ठीक। इसको मैं बोलूंगा ए टू बी, ए से बी, ठीक। अब जैसे बी क्रॉस ए को मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना, बी के एलिमेंट पहले आएंगे बी टू ए, ठीक। तो जब भी हम रिलेशन पढ़ेंगे तो ये दो चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है कि सेट ए और बी के रिलेशन की बात हो रही है और किससे किसके रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट मींस सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे और सेट बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि भाई रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे हमें सेट दिया हुआ है ए, ठीक है ना, इसमें क्या दे रखा है, सेट ए में क्या दे रखा है, बीजेपी, आप, बीएसपी और कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारी ये पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ पे क्या है, सेट बी में केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी, और ये कौन है, उन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक। चलो एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं, सेट ए और ये बी, ठीक। इसमें क्या क्या दिया हुआ, सेट ए में क्या दिया हुआ भाई, बीजेपी है, फिर कौन है, आप है, ठीक। उसके बाद बीएसपी, बीएसपी आ गया, बहुजन समाज पार्टी, फिर आ गई कांग्रेस, ठीक ठीक। अब आपने ही बताना है कि भाई किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे केजरीवाल, ठीक है भैया, केजरीवाल जी आ गए, उसके बाद यहाँ पे अपने मोदी जी आ गए, ठीक। उसके बाद आ गए राहुल गांधी, ठीक है जी। ये ए था हमारा, ये है सेट बी। अब आप बताओ किसका किसके साथ रिलेशन है। बीजेपी का रिलेशन किसके साथ है, जल्दी बताओ भैया, किसके साथ है, बीजेपी का मोदी जी के साथ, अगर हम बोलें तो, ठीक है ना, या फिर मोदी जी का बीजेपी के साथ रिलेशन, ठीक है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, ठीक। बीएसपी यहां पे तो है ही नहीं, कांग्रेस, राहुल गांधी जी, ठीक है। बीएसपी के लिए तो ये मायावती जी चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो रह गए। बाकी क्या हुआ, जो रिलेशन बन रहा था वो हमने क्या किया, रिलेशन यहाँ पे बना दिया, ठीक। इस क्वेश्चन को ये समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी ले सकता हूँ, बट मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आगे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इमेज, रेंज, डोमेन। अगर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा तो वहां पे मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, बट आपको कभी समझ में नहीं आया कि डोमेन का नाम डोमेन क्यों पड़ा,
रेंज का नाम हमने रेंज ही क्यों रखा, कोई और क्यों नहीं रखा? इमेज इमेज क्यों इमेज बोला गया, प्री इमेज क्यों बोला गया, ठीक है ना। इस एग्जांपल के थ्रू आपको वो टर्म्स भी एकदम क्लियर होंगी, ठीक। इसको नोट कर लिया, चले आगे। चलो भाई अब हम बात करते हैं रिलेशन की। हमने पीछे क्या रिलेशन बनाया था, एक बार यहां पे लिखते हैं। हमने बनाया बीजेपी मोदी, ठीक है, आप कांग्रेस और सॉरी आप केजरीवाल कांग्रेस राहुल गांधी, ठीक है ना। तो इन रिलेशंस को मैं यहां पे एक बार लिख लेता हूं कि मैंने रिलेशन क्या बनाया, ठीक। फटाफट लिख लेते हैं यहां पे बीजेपी। और ये रिलेशन हम कैसे पढ़ रहे हैं? रिलेशन हम पढ़ रहे हैं सेट ए टू सेट बी, ये हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक। तो आपको ये एग्जांपल हमेशा याद रखना है कि सेट ए में क्या आ रही, पार्टीज आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है। सेट बी में हमेशा आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव है। ये एग्जांपल आपको माइंड में रखना है। तो आप जो ये चीजें ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इमेज, ठीक है ना, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पे देखते हैं बीजेपी, ठीक है भाई, मोदी जी आ गए, ठीक। और आगे बात करते हैं आप, ठीक। उसके बाद कांग्रेस, राहुल गांधी जी। तो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है ना। कितने रिलेशन बन गए, एक ए रिलेशन है, इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 1 2 3, ठीक। जो रिलेशन बन रहे थे वो हमने इसमें लिख दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इमेज की, कि इमेज क्या है। इस एग्जांपल को आप देखो, अगर मैं आपसे खुद ही पूछूं कि अगर मैं बात करता हूं बीजेपी की, तो आपके माइंड में किसकी इमेज बनती है, बताओ किसकी इमेज? मोदी जी की बनती है सर, बिल्कुल ठीक। और अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो किसकी इमेज आती है? केजरीवाल जी की इमेज आती है। क्लियर? हाँ ठीक है जी। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जी की इमेज आती है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि इमेज क्या हुआ। इमेज में लिखूं अगर यहां पे छोटी सी एक डेफिनेशन लिखता हूं, आपको क्लियर भी होगा। एवरी सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर is called image of first element, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इमेज क्या हुई, लिख सकते हैं हम यहाँ पे मोदी, ठीक, केजरीवाल, और यहाँ पे आगे राहुल गांधी, ठीक। अब आप इस चीज को समझो, कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सेकंड एलिमेंट को हम बोलेंगे कि भाई ये इमेज है किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की। क्लियर हुआ? इमेज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को हम बोलेंगे भाई ये इमेज है अपने फर्स्ट एलिमेंट की। अब ये एग्जांपल आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद ही रहेगा कि भैया इमेज क्या है। अब प्री इमेज को क्या बोला इन्होंने, प्री इमेज को बोला कि भैया जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एवरी फर्स्ट एलिमेंट, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, every first element of ordered pair is called pre-image of second element। सेकेंड एलिमेंट ऑफ, एक चीज और लिख लेना, सेकेंड एलिमेंट ऑफ किसका, रिलेशन आर, रिलेशन आर, ठीक है ना। यहां पे एवरी कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, यहां पे लिख लेना, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ,
यहां पे हम लिख सकते हैं बीजेपी, बीजेपी, आप और कांग्रेस। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पे डोमेन की कि भाई डोमेन क्या होता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, पहले डोमेन का मीनिंग समझो कि डोमेन का मीनिंग क्या है, वो बाद में समझेंगे। मैथमेटिकली डोमेन किसको बोलते हैं, मीनिंग तो बताओ पहले क्या होता है डोमेन का। जैसे हम बात करते हैं डोमेन क्या होता है, किसी का भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, उसका डोमेन होता है। आपका एक एग्जांपल लेते हैं, 10th क्लास के बाद आप 11th क्लास में आए, ठीक। अब किसी ने आर्ट्स ली, किसी ने साइंस ली, ठीक है, और कोई आ गया कॉमर्स में। तो क्या हुआ, जो साइंस बैकग्राउंड का है उसको हम बोलेंगे भैया साइंस डोमेन का है, ये क्या है, साइंस डोमेन का है, ठीक है ना। ये कॉमर्स डोमेन का है, तो डोमेन क्या हुआ, एरिया, किसी का क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक, यहां पे हम देखते हैं कि भाई सेट ए क्या है और सेट, यहां पे एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमारा डोमेन होगा और क्या हमारी रेंज होगी। ठीक, जो डोमेन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं उनके सेट को हम बोलते हैं डोमेन। जैसे कि सेट ए में क्या आ रहा है, बीजेपी, आप, बीएसपी और कांग्रेस। ठीक, क्लियर। अब मान लो कि मैं सदस्य हूं बीजेपी का, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं भाई पॉलिटिकल डोमेन का हूं। क्या बोलूंगा, पॉलिटिकल डोमेन का हूं। तो जो सेट ए में जितने भी, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर के जो आपको पहले एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनका अगर हम सेट बना दे तो उसको बोलूंगा मैं डोमेन। ये सारे के सारे क्या है भैया, कोई बीजेपी डोमेन का है, कोई आपका है, कोई कांग्रेस डोमेन का है। इसको अभी आप नोट करो पहले, आपको किस तरीके से यहां पे लिख रहा हूं मैं सेट, डेफिनेशन थोड़ी इस तरीके से लिखते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair is called domain of relation R. डोमेन ऑफ रिलेशन R। ठीक, सेट क्या बनेगा, एक बार सेट देखते हैं क्या बनेगा। यहां पे सेट हमारा बनेगा, यहां पे भैया बनाओ डोमेन फर्स्ट बीजेपी, ठीक, बीजेपी आ गया, यहां पे आ गया, आप आ गया, ठीक, और थर्ड क्या आ गया, कांग्रेस। ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अभी आपको मैथमेटिकली चीजें भी मैं समझाऊंगा, इवन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन भी आपको समझाऊंगा कि हर एक फंक्शन का क्या होता है, एक डोमेन होता है, एक इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और उस डोमेन पे वो हमें एक वैल्यू देता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, और दूसरी भाषा में उसको हम रेंज बोलते हैं मैथमेटिकल, ठीक है ना, टर्म्स में। तो ये चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। अभी इस एग्जांपल से आपको इन टर्म्स को समझना है कि डोमेन का नाम डोमेन क्यों है, रेंज का नाम रेंज क्यों है, ठीक है ना। तो मैंने डोमेन समझाया कि जो हमारे डोमेन, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल डोमेन का हूं मैं। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इट मींस जो क्या हुए, मेरे ऑर्डर्ड पेयर हुए, उनका पहला एलिमेंट। ये चीज आपको समझनी है, मैं हमेशा बार बार रेफर कर रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट्स हैं, नहीं। सेट ए में तो बीएसपी भी आ रहा है, ठीक है सर, बीएसपी भी आ रहा है, बट इस वाले में बीएसपी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो डोमेन कहां से निकलेगा, पहले ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसका हम सेट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक, अब यहां पे ना एक कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं यहां पे रेंज की, ठीक, कि अभी रेंज क्या है, रेंज वर्ड क्या है। अब मुझे आप चीज बताओ कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तो आपका डोमेन क्या हुआ, साइंस हुआ, और आपकी रेंज क्या होगी। अब मैं आपको बोलूं कि भैया आपकी रेंज होगी अकाउंटिंग, आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत कह रहे हो, हमारी रेंज क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये हमारी एक रेंज है अगर हम साइंस डोमेन के हैं तो। क्लियर हुआ, ठीक। अब इस एग्जांपल में आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं बीजेपी का सदस्य हूं तो मेरी रेंज कहां है, मेरी रेंज, मेरी पहुंच कहां तक है।
और मान लो मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूं, ठीक, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, क्लियर, मैंने उनको डराया, भाई साहब तुझे नहीं पता मैं बीजेपी का बंदा हूं, मेरी रेंज बहुत आगे तक है, ठीक है ना, तो मेरी रेंज कहां तक होगी, बीजेपी में रह के मोदी जी तक, ठीक है ना। अब बीजेपी में रह के मेरी जो रेंज होगी वो राहुल गांधी जी तो नहीं होगी, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो रेंज का मतलब हुआ मैं आपकी पहुंच क्या है, किस डोमेन के हो आप और आपकी पहुंच क्या है। अभी मैं आपको मैथमेटिक्स में समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा डोमेन का नाम डोमेन क्यों है, रेंज का नाम रेंज क्यों है। रट तो सब लेते हैं कि भैया पहला एलिमेंट का सेट बना लो वो डोमेन हो गया, सेकंड एलिमेंट का सेट बना लो वो रेंज हो गई, लेकिन क्यों, नाम क्यों पड़ा उनका, तो वो हम रीजन अभी उसका समझ रहे हैं, इसका नाम क्यों है ऐसा, ठीक। तो यहां पे मैं रेंज लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं इसको, बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ यहां पे सेट ऑफ एवरी सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या होगा, इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो यहां पे मेरा सेट क्या बनेगा, अगर मैं सेट बनाऊंगा तो मेरा ये बनेगा सेट कुछ इस प्रकार से, यहां पे लिख सकते हैं हम मोदी, यही तो मेरी पहुंच है, मोदी केजरीवाल, ठीक, और राहुल गांधी। ठीक, अब एक कंफ्यूजन बहुत ही बड़ी, ठीक, उसको ध्यान से आपको समझना है। अब ये कोई आप बच्चे आप ही कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पे बीजेपी आप और कांग्रेस लिखा, ठीक, और यहाँ पे भी आपने कुछ इस तरीके से ही लिखा था, कहाँ चला गया, यहाँ पे ये रहा बीजेपी आप और कांग्रेस, आपने यहाँ पे भी यही चीज लिखी, आपने यहाँ पे भी ये चीज लिखी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या लिखा, यहाँ पे मोदी केजरीवाल राहुल गांधी लिखा, यहाँ पे भी आपने ये लिखा था, कहां चला गया, मोदी केजरीवाल राहुल गांधी। तो इट मींस जो इमेज की बात हो रही है तो इमेज और रेंज एक जैसे हुए, दोनों सेम ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूं, रेंज और जो इमेज और जो ये प्री इमेज है इसकी कहीं पे भी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, और बहुत से आप अगर गूगल करोगे, इवन विकिपीडिया में भी बोला है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, इन दोनों को सेम बताया गया, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो हम इसकी अलग अलग स्टडी क्यों कर रहे होते, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आता है कि भैया क्या डिफरेंस है, जब हम इमेज की बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं भैया इमेज बताओ, बीजेपी की इमेज बताओ, तो आप बोलोगे भाई मोदी, ठीक है ना। तो जब हम इमेज हम जब देखते हैं तो हम 101 देख सकते हैं इमेज को। आपसे पूछो आपकी इमेज क्या है, तो आप बोलोगे केजरीवाल। तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे, एक एक के बेसिस पे मुझे इमेज बता सकते हो, ठीक है। बट जब मैं आपसे बात करूं यहां पे रेंज की, जब मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं भैया सेट ए टू सेट बी, इसकी एक रेंज बताओ, तो रेंज आप मुझे एक सिंगल नहीं बताओगे, उसका एक पूरा सेट होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप फिर मुझे रेंज बताओगे कि भाई रेंज क्या है, मोदी केजरीवाल राहुल गांधी। तो होता क्या है, जब ये जितनी भी हमारी इमेजेस आई, क्या हुई, जितनी भी हमारी इमेजेस आई उनका जब हमने क्या किया, एक सेट बना दिया, तो उसको नाम क्या करा, उसको नाम दे दिया हमने रेंज का। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इमेज में हम 101 देख सकते हैं, बट रेंज में हमें उस रिलेशन का एंटायर सेट बना के बताना होता है कि भाई ये इसकी एंटायर रेंज है। आपसे मैं से रेंज पूछूं तो आप मुझे सिंगल रेंज ये नहीं बता सकते भाई मोदी यही रेंज है, ऐसा थोड़ी है। भैया आपकी तो केजरीवाल है, कांग्रेस की राहुल गांधी, तो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बता सकते, बट इंडिविजुअल बेसिस पे हम इमेज और प्री इमेज वो हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप विकिपीडिया में जाके पढ़ोगे तो कहते हैं साइनोनिम्स है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डिफरेंस है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई, तो आपको अलग अलग हर साइड पे इसका आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट कोडोमेन की। कोडोमेन एक सिंपल सा है, कोडोमेन को हम यहां पे लिख सकते हैं एंटायर, क्या है, एंटायर सेट, कौन सा होगा भाई, एंटायर सेट बी इज कॉल्ड, अभी आपको कोडोमेन इतने अच्छे समझ में नहीं है, इज कॉल्ड कोडोमेन
कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक, एक बार आपको डिफरेंस समझना है रेंज में और कोडोमेन में क्या है। रेंज में मैंने कहा कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का अगर सेट बना लो तो वो रेंज है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है, मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, ठीक है ना, इनका क्या हुआ, हमने एक सेट बना लिया, ठीक है, ये हुई हमारी रेंज। लेकिन कोडोमेन इसने बोला कि भाई कोडोमेन का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी। अभी आपको डिफरेंस इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रेंज में भी ये तीनों के तीनों कवर हो गए, ठीक, और क्या हुआ, कोडोमेन में भी तीनों के तीनों ही कवर हो गए। इसलिए आपको लग रहा है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है जब यहां पे अगर कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। यहां पे मान लो मैं लिख देता मोहनलाल, उसका तो कोई किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, बट सेट बी के अंदर वो भी आता, तो क्या हुआ, कोडोमेन क्या हुआ। अब यहां पे एक चीज आप और लिख सकते हो यहां पे कि जो हमारा रेंज होगी, जो रेंज होगी हमारी, ठीक है, जा तो वो क्या हो जाएगी, जा तो वो सब, जा तो क्या होगी, सबसेट होगी, जा तो फिर ये इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है सर, नोट करो ये जल्दी आप। कर लिया नोट? चलें आगे। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि भैया ये क्या चल रहा है। अभी तक तो हमने क्या किया, एक कहानी गाई, ठीक है ना, उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश करी रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, को डोमेन क्या है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या रहा है भाई, सेट ए है, इसके एलिमेंट है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ये सेट ए से सेट ए का रिलेशन ही निकालने के लिए हमें कह रहा है, जबकि रिलेशन हमें क्या हुआ, ये दिया हुआ है एक्स वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब कह रहा है राइट डाउन द रेंज, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर। ठीक, अब एक बार देखो कि इसको किस तरीके से करना है। ये क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है भाई ये ए है, हमें क्या ए से ए का रिलेशन निकालना है, बिल्कुल ए से ए का ही रिलेशन निकालना है, और हमें वैल्यू क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक आपको समझा रहा हूं। अभी हमने क्या समझा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, वहीं से हमने समझा भाई एक रिलेशन, और इन सब की स्टडी कहाँ की जाती है, कार्टेशियन प्लेन पे की जाती है। ठीक, यहाँ पे आता है y, यहाँ पे आता है x। आपको एक चीज समझनी है कि हमेशा x की वैल्यूज यहाँ पे पुट होती हैं, y की वैल्यूज यहाँ पे पुट होती हैं। ठीक, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता जाऊं, एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से लिख लेता हूँ, क्या आया, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ x में, तो y क्या आएगा मेरा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक। और अगर मैं 2 पुट करूं तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा, 3 आ गया। y में अगर 3 पुट करूं, सॉरी x में 3 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से मेरे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे इसको हम एक तरीके से लिख लेते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है भाई, y आ रहा है, ठीक। अब x की वैल्यू क्या पुट करी, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1, हमारे पास क्या है 6 तक है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 तक हमें चेक करना है, ठीक है। अब a से a का देखना है, a से a का देखना है, तो यहाँ पे भी सेम उदाहरण लो भैया, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब देखो जब आपने 1 पुट किया तो y आपके पास क्या आया, 2 आया, ठीक। 1 पुट किया तो 2 आया, जब आपने 2 पुट किया तो 3 आया, ठीक। 3 पुट किया तो 4 आया, 4 पुट किया तो 5 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमने क्या है, a से a का रिलेशन बना दिया, जो कि रिलेशन हमें ये दिया हुआ था। क्लियर? अब आपको एक और चीज समझाता हूं, जब ये ग्राफ बनता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y एक्सिस पे आते हैं, ठीक।
आप यहां पे वैल्यू पुट करके x की वैल्यू रखोगे और वहां से क्या होगा y की वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे एक तरीके से इस रिलेशन में 1 2 3 4 5, और यहाँ से क्या हुआ हमारे इस रिलेशन की y इक्वल टू x प्लस 1 क्या हुआ, यहाँ से हमारी इसकी वैल्यूज आ गई। आपको आगे चल के बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा जब फंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बना रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन बना, ये यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन को। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना हमारे पास यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक। इसके बाद क्या हुआ 2 और 3 2 3 3 4 4 5, ठीक, 5 एंड 6। क्लियर हुआ। 5 और 6 के बाद क्या हुआ, बस इतना ही था, ए के अंदर भी इतने एलिमेंट थे। अगर मैं 6 पुट करूंगा तो क्या आएगा 7 आएगा, बट 7 तो हमारे सेट में लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो क्या होगा 6 तक आकर के ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक रिलेशन हुआ, ये इसके क्या गए ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब ये कह रहा भाई इसकी रेंज बता दो, डोमेन बता दो, कोडोमेन बता दो। चलो भाई फटाफट एक काम करते हैं, रेंज बताते हैं। इसकी रेंज क्या है, रेंज मैंने क्या बताई थी आपको, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का आप सेट बना दो तो आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक। क्या हो गया 2 3 4 5 एंड 6, ये रेंज आ गई। अब यहां पे डोमेन बताओ, डोमेन क्या था, पहला एलिमेंट, ठीक है भाई। फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, क्या क्या आ गया 1 2 3 4 2 3 4 5, बस 5 तक ही आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब बताओ भैया कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या पढ़ा था हमने, एंटायर सेट बी। सेट बी तो यही हो गया एक तरीके से हमारे पास अब, क्योंकि ए टू ए है ना, अगर ए ना होता तो यहां पे बी होता, तो सेट बी तो यही हो गया। तो क्या एंटायर सेट बी क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। आपको मैंने क्या बताया था, जो रेंज होती है वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, ठीक है ना। अब आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो रेंज है वो क्या होगी, सबसेट होगी कोडोमेन का, ठीक। सबसेट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसेट पढ़ाया था आपको कि इसके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें लाई करने चाहिए। एक बार चेक कर लें, 2, ठीक है भाई 2 इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है। तो रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में लाई करते हैं, इसलिए क्या रेंज क्या है, सबसेट हुआ कोडोमेन का, ठीक। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है, दोनों में से कौन सी रेंज होती है, ठीक है, दोनों में से कौन सी डोमेन होती हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि जो ये आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, ठीक है, x y z की, ये डोमेन है, और जो y एक्सिस पे जो वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही हैं आपके पास, ये क्या, ये उसकी रेंज है कि इस वैल्यूज पे वो कहां तक जा सकता है, ठीक है। अभी आप इसको नोट करो, जब क्वेश्चंस करेंगे आगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कर लिया नोट, चले आगे, चलो भाई चलो। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और रिलेशन पढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में ही एक रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है वो भी देखना है, ठीक। अभी आपको बताया था, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते हैं। मान लो ये मेरे पास अगर सेट ए और सेट बी हैं, तो कैसे पॉसिबल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे, तो आप क्या बताओगे मुझे। अगर ऐसे लिखते हैं कि टोटल पेयर्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे, टोटल पॉसिबल पेयर्स। हमने क्या पढ़ा था भाई, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई कर दो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक। तो क्या हुआ, कितने, 2 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो मेरे पॉसिबल पेयर्स कितने बने, 4 बने। एक बार देखते हैं भाई 4 पेयर्स कौन कौन से बने, ठीक, कौन से बने मेरे, देख लेते हैं। 1, अब ए क्रॉस बी अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ,
तो क्या हुआ 1 3, ठीक 1 एंड 3, उसके बाद 1 एंड 4, 1 और 4, ठीक 2 और 3, 2 एंड 3, और यहाँ पे क्या बना 2 और 4, ठीक। अब ये रिलेशन भी मान लो, रिलेशन जो है हमारा ये रिलेशन है A to B का, ठीक है, ठीक है, A क्रॉस B और A to B एक ही बात है, ठीक है ना। रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किन दो सेट के रिलेशन की बात हो रही है, और सेट A से सेट B के रिलेशन की बात हो रही है, सेट B से सेट A के रिलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मान के चलते हैं A to B की बात हो रही है, क्योंकि हमें इन दोनों का भी आपस में डिफरेंस देखना है। अब हम देखते हैं कि भाई रिलेशन, ये तो हमने समझ लिया कि भाई पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था। अब बताओ भैया रिलेशन आप कितने बना सकते हो, इससे एक बार चेक करते हैं भाई रिलेशन कितने बना सकते हैं। ये आपको नोट नहीं करना, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ऐसी रफली आपको करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो 1 2 3 एंड 4, ठीक। एक रिलेशन में बना सकता हूँ भाई 1 का 3 के साथ रिलेशन, बस, और कोई रिलेशन नहीं है, और किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मान लो भैया यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रिप्रेजेंटेटिव है, बस इन्हीं का रिलेशन है, बाकी किसी का कोई किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब बात करते हैं ए और बी, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे कर दिया मैंने, बोल दिया भाई 1 का 3 के साथ भी है और 1 का 4 के साथ भी है, दोनों के साथ रिलेशन है, ठीक। और क्या हो सकता है, इस तरीके से मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ, कैसे कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया भाई 1 का सिर्फ 4 के साथ ही रिलेशन है, तो ऐसे बहुत सारे मेरे रिलेशन बन सकते हैं। 1 का 4 के साथ ही, उसका तो बोल सकता हूँ भाई 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है, ये एक रिलेशन बन गया। फिर बोल दिया मैंने भाई 1 का 4 के साथ भी है, ठीक है भाई, ये भी एक रिलेशन बन गया। फिर मैंने कहा भाई इन सब का जो रिलेशन है, 1 ए का रिलेशन बी के साथ भी है, तो क्या होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। ऐसे तो बहुत बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे बेटा, बिल्कुल बनेंगे। देखते हैं कितने बनते हैं, ठीक। ये आपको बताते हैं अभी कितने रिलेशन बनेंगे, तो यहाँ पे आपको अभी लिखना नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है 2, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं यहाँ पे 2 एन ए, जो एन के एलिमेंट हैं, सॉरी सेट ए के जो एलिमेंट है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हैं 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16 आ गया। 16 रिलेशन बन सकते हैं सिर्फ इन दोनों सेट से। चलो एक बार देखते हैं 16 रिलेशन ये क्या है। ये हैं आपके 16 रिलेशन, जैसे कि 1 का 3 के साथ एक रिलेशन ये हो गया, 1 का 4 के साथ बस एक रिलेशन ये हो गया, ठीक। वैसे ही 1 का 3 और 1 4 के साथ ये भी एक रिलेशन है, 2 का 3 और 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 3 और 2 2 3, ठीक है, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, ऐसे कर करके क्या हुआ टोटल हमारे यहाँ पे रिलेशंस क्या हो गए 16 बन गए। एक रिलेशन ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट का सेट ए से सेट बी से कोई भी रिलेशन ही नहीं है। आप कहोगे सर वे तो फिर रिलेशन हुआ ही नहीं ना, नहीं बेटा, इसको ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, जो कि आप क्लास 12th में इसको पढ़ोगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसको वाइड रिलेशन भी कहते हैं। तो ये भी एक रिलेशन है। तो क्या हुआ टोटल आपके क्या हो गए 16 ये रिलेशन हो गए। ये आप एक बार नोट भी कर सकते हो, ठीक। तो अब एक चीज और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। आपने ये चीज समझी। अब आप मुझे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे एक चीज बताओ, हमने एक चीज समझी थी कि भाई सबसेट क्या होते हैं। अब मैं बोलूं ए क्रॉस बी क्या है, मेरे पास एक सेट ही है, ए क्रॉस बी करते तो एक नया सेट बन के आता है हमारे पास, ठीक है, जिसके एक एलिमेंट होते हैं। इसमें अगर मैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट आपसे पूछूं तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट हुआ इसके लिए, बिल्कुल, तो 4 एलिमेंट हुए। सबसेट अगर मुझे इसके निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में कैसे निकाल सकता हूं, टोटल सबसेट कैसे आएंगे मेरे पास। अगर आपने रिवीजन की है तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट में कितने हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो कितने बने भाई सबसेट, 16 सबसेट इसके बन गए। कुछ ऐसा लग रहा है भाई 16 सबसेट इसके बन रहे हैं, 16 रिलेशन ही इसके बन रहे हैं, ऐसा कैसे। अब एक चीज देखो, सबसेट का मतलब क्या हुआ कि इनके जो एलिमेंट्स, मतलब सबसेट जितने भी हम बनाएंगे, ठीक है ना, उसके जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के अंदर होंगे। यही हमने सबसेट में पढ़ा था। अब देखो मान लो कि मैंने एक सेट बनाया, यहाँ पे एक सेट क्या बनाया, ऐसा एक सेट बनाया जिसके अंदर 1 और 3 एक एलिमेंट था, ये सॉरी
ये एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। ये एलिमेंट क्या इसमें है, हाँ इसमें भी है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ इसका। तो बेटा जो आपने ये बनाए थे ना, यहाँ पे 16 रिलेशन 1 और 3, ठीक है ना। 1 और 3 को आप कैसे लिखोगे, अगर आपको लिखना हो 1 और 3, 1 और 3 को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा 1 and 3, ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। और यही क्या हुआ, पीछे क्या आ रहा है, इसका सबसेट आ रहा है। तो ये 16 के 16 जो रिलेशन है, ये 16 के 16 सेम क्या है, उसके सबसेट है। आप कोई भी जो मन करे वो उठा लो। चलो हम ये उठा लेते हैं 2 3 और 2 4 ये एक रिलेशन भी है 2 3 2 4, ठीक है। एक बार चेक करते हैं 2 3 2 4 2 3 2 4, यहां पे बात करते हैं 2 3 2 4 की, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या है मेरे पास, मैंने वहां पे चेक किया 2 3 2 4, क्या 2 3 2 4, ठीक, ये मैंने पीछे चेक किया। अब बताओ 2 3 एलिमेंट है, हाँ 2 3 इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, 2 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या हुआ, ये वाला रिलेशन क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। क्लियर। तो 16 के 16 रिलेशन में से कोई भी आप उठा लो, सब के सब क्या होंगे, इसके सबसेट ही होंगे। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल सबसेट निकाल लो, जितने सबसेट निकल गए वो सारे के सारे इसके रिलेशन है। तो उन 16 रिलेशन में से कोई भी रिलेशन हमारे पास आए, अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास आ रहा है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो कोई भी हमारे पास कोई भी रिलेशन आएगा, चाहे वो 16 में से कोई भी हो, जा तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जा तो फिर वो उसका सबसेट होगा। क्लियर, यही तो हमने देखा, हमने चेक भी किया, ठीक है। जा तो वो क्या होगा, रिलेशन आर बोल सकते हैं इसका, जा तो क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, इसका सबसेट होगा, जा तो फिर इसके इक्वल होगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक। अब इसके इक्वल कैसे होगा, एक बार वो वाला केस आपको दिखा देता हूं। ऐसा भी एक रिलेशन होगा जिसमें ये देखो, ये क्या हो गए, पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़ता है, तो अगर ये रिलेशन बन के आ गया सेम, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो एक बार इसको नोट करो फटाफट। ठीक, ये भी नोट कर लेना एक बार, कर लिया नोट। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें अपनी एक्सरसाइज देखनी है 2.1 और 2.2, ठीक।